हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अपने जावा के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग समझने वाले कि हम लोग फंक्शन किस तरह से बनाते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, तो फंक्शंस क्या होते हैं ना, इसके बारे में यार अब बहुत ज़्यादा अभी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। समझाने के लिए आपको बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक यहाँ पर क्लास बनाई थी स्टूडेंट डॉट जावा, उसी क्लास को हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है, जिसमें सिंपली हमारा एक सिंपली मेन फंक्शन है। अब मेन फंक्शन को हमने पहले एक्सप्लेन कर चुका था। यहाँ पर पब्लिक जो है वो एक्सेस स्पेसिफायर है, स्टैटिक क्यों लगाते हैं, वायर्ड क्या है, ये क्या है ना। तो अगर आप फिर से अगर मैं मेन फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बात करूं, तो यहाँ पर हमने लिखा है पब्लिक। पब्लिक हमने क्यों लिखा है, ताकि हम मेन फंक्शन को बाहर से इस क्लास के कॉल कर सकें। जो भी चीज़ें पब्लिक होती हैं उनको हम क्लास के बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारे पास चार तरह के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो अगर आपको बाहर से किसी चीज़ को एक्सेस करना है तो आप उसको पब्लिक लिखिए, है ना। अगर आप उस चीज़ को बाहर से एक्सेस ही नहीं करवाना चाहते तो आप प्राइवेट लिखिए, या तो प्रोटेक्टेड लिखिए आप। तो इन सारी चीज़ों को हम आगे बाद में भी बात करेंगे। अभी के लिए मैं क्या करना हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोग या तो पब्लिक लिखेंगे या प्रोटेक्टेड या प्राइवेट लिखेंगे। तो हमने आपको बात बोली थी, जो हम लोग फंक्शन बनाते हैं वो अक्सर हम लोग फंक्शंस को पब्लिक बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को फंक्शन को बाहर से एक्सेस करना होता है। तो अगर मुझे कोई, जैसे यहाँ पर मेन क्या है, ये भी एक फंक्शन है। तो अगर हमें कोई फंक्शन बनाना है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कीवर्ड लिखते हैं पब्लिक, और फिर ये जो वायर्ड है, वायर्ड होता है फंक्शन का रिटर्न टाइप। तो अभी के लिए मैं इसका भी नाम वायर्ड ही रखता हूँ। तो रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है कि कोई फंक्शन वैल्यू को रिटर्न कर रहा है कि नहीं। अगर कोई फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करता है तो जिस टाइप की वो वैल्यू को रिटर्न करता है वो टाइप यहाँ पर लिखते हैं। मान लीजिए अगर हमारा फंक्शन इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता तो हम लोग यहाँ पर रिटर्न टाइप फंक्शन का इंट लिखते। अभी हम लोग वायर्ड लिख रहे हैं, इसका मतलब हमारा फंक्शन वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। और फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं फंक्शन का नाम। लेट से मैं फंक्शन का नाम रखता हूँ fun1, और करली ब्रेसेस में हम उस लोग इसकी बॉडी बना देते हैं। तो जो ये वाला हमने फंक्शन बनाया ये वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है ना। और मेन फंक्शन को आप देखो, मेन फंक्शन में यहाँ पर कुछ लिखा गया है, स्ट्रिंग का एक अरे पास किया बनाया गया है। इसका मतलब जो ये मेन फंक्शन है ये वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब तो अगर आप फंक्शन में वैल्यू को पास करना चाहते हो तो आप फंक्शन में वैल्यू को पास भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर जब आप मेन फंक्शन को कॉल करोगे तो वैल्यू के रूप में एक स्ट्रिंग टाइप का अरे पास किया जाएगा। समझ रहे हो। अगर मैं मान लीजिए कोई दूसरा फंक्शन बनाऊँ इसी तरह से, और मैं इस फंक्शन में जो ये हमने फंक्शन बनाया और इस फंक्शन का नाम fun2 रखेंगे। हम लोग कभी भी फंक्शन का नाम सेम नहीं रख सकते। ओके, तो हम लोगों ने फंक्शन का नाम fun2 रख दिया। मान लो जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा एग्जीक्यूट करने के लिए, तो इस फंक्शन में हम वैल्यू पास करना चाहते हैं। मान लीजिए मुझे इस फंक्शन में इंटीजर टाइप की वैल्यू को पास करना है, तो हम यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का वैल्यू बना देंगे इंट x इस तरह से। तो ये फंक्शन एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। अगर इस फंक्शन में आपको और वैल्यू पास करना है तो आप पास कर दीजिए इंट y। तो आप दो वैल्यू पास करेंगे इस फंक्शन को कॉल करते समय। अगर आपको एक डबल टाइप की वैल्यू को पास करना है तो आप एक डबल टाइप का वेरिएबल यहाँ बना दीजिए। तो जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो इन फंक्शन को आप कॉल करते समय एक इंटीजर टाइप की, दूसरी इंटीजर टाइप की और तीसरी डबल टाइप की वैल्यू को पास करोगे। यानी फंक्शन को कॉल करते समय आपको 3 वैल्यू पास करना पड़ेगा। समझ में बात आई। तो ये वाला फंक्शन ना तो वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है और ना ही रिटर्न कर रहा है, लेकिन ये वाला जो फंक्शन है वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन रिटर्न नहीं कर रहा है ना। एक फंक्शन मैं और बनाता हूँ यहाँ पर, और इसका नाम मैं fun3 रख देता हूँ। ओके, और इस फंक्शन से मैं क्या करूँगा, ये फंक्शन से मैं कोई आर्गूमेंट पास नहीं करूँगा, लेकिन मान लीजिए मैं इस फंक्शन से इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करना चाहता हूँ। तो आप किसी भी टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर सकते हो। तो वो टाइप आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जिस भी टाइप की आप वैल्यू को रिटर्न करोगे। अब वैल्यू फंक्शन किस तरह से रिटर्न करते हैं उसको भी हम देखते हैं। एक हम और इसी टाइप का फंक्शन बना लेते हैं, जिसको मैं यहाँ पर fun4 कर लेता हूँ। और इस फंक्शन में लेट से मैं एक कैरेक्टर टाइप की वैल्यू पास करूँगा ch। तो ये वाला जो फंक्शन है ये वैल्यू को एक्सेप्ट भी कर रहा है, वैल्यू को रिटर्न भी कर रहा है। समझ बात आई है ना। तो इस तरह से मेनली 4 टाइप के फंक्शन हो सकते हैं। ऐसा फंक्शन जो वैल्यू को ना तो रिटर्न करो ना तो एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट तो कर रहा है लेकिन रिटर्न नहीं कर रहा है।
रिटर्न कर रहा है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और रिटर्न भी कर रहा है एक्सेप्ट भी कर रहा है। तो इस तरह से है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटनल लगा देता हूँ सब फंक्शन के आगे, और इसमें मैं लिख दूंगा क्या, fun1 इस तरह से, है ना। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ fun2, है ना। और मैं क्या कर देता हूँ, जो x की वैल्यू हमने पास की, इस x की वैल्यू को मैं प्रिंट कर देता हूँ, और फिर मैं y की वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ, और फिर मैं d की वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ इस तरह से। और इसके अंदर मैं सिंपली fun3 प्रिंट कर देता हूँ, ओके। और इसके अंदर मैं सिंपली fun4 प्रिंट करूँगा, और प्लस जो ये वैल्यू हमने पास की ch उसको भी मैं प्रिंट कर दूँगा, ओके। इस तरह से हमने 4 फंक्शन बना लिए। अब आपको फंक्शन कॉल किस तरह से करोगे, तो फंक्शन कॉल करने के लिए आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, आप क्लास का नाम लिखेंगे और ऑब्जेक्ट का यानी रेफरेंस बनाइए, न्यू कीवर्ड लगाइए, और फिर से एग्जांपल लिख के इस तरह से आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। समझ में बात आई। अब जब सॉरी, अब जब आपने ऑब्जेक्ट बना लिया तो फंक्शन को आप किस तरह से कॉल करोगे, डॉट ऑपरेटर लगा करके। तो आप लिखोगे ई डॉट, आप ई डॉट करके fun1 को कॉल कर सकते हो, ई डॉट करके आप fun2 को कॉल कर सकते हो, ई डॉट करके आप fun3 को कॉल कर सकते हो, ई डॉट करके आप fun4 को कॉल कर सकते हो। इस तरह से आप सारे फंक्शन को कॉल कर सकते हो। ये जो फंक्शंस हमने बनाए हैं, इन फंक्शन को हम इस क्लास के बाहर से भी कॉल कर सकते हैं, यानी किसी दूसरी क्लास के। यानी कि अगर हम कोई एक ऐसी क्लास बनाएं जिसके अंदर मैं मेन फंक्शन बनाऊं, और उस मेन फंक्शन के अंदर अगर मैं इस एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, तो हम लोग इन फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन पब्लिक है ना। अच्छा, इस क्लास को हमने स्टूडेंट डॉट जावा करके सेव किया था, तो मैं इस क्लास का नाम ना स्टूडेंट कर लेता हूँ, है ना। क्योंकि अक्सर ये फॉलो किया जाता है कि जब भी आप क्लास बनाएं तो उस फाइल को उसी नाम से सेव करें। तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट बना लिया क्लास, ओके। इसको सेव कर देता हूँ, और जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, है ना। स्टूडेंट टाइप का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, लेट से ई, और ई डॉट करके हमने सारे फंक्शन को कॉल कर लिया, है ना। चलिए मैं इस प्रोग्राम को एक बार रन करता हूँ। रन करने के लिए सिंपली मैं यहाँ से अपना CMD ओपन कर लेता हूँ, और मैं लिखूँगा जावा सी स्टूडेंट डॉट जावा। इसको मैं कंपाइल कर देता हूँ। जब मेरा कंपाइल सक्सेसफुल हो जाएगा तो स्टूडेंट डॉट क्लास फाइल बन जाएगी, ओके ओके। हाँ हाँ यार, हमने बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी, हमने सारे फंक्शन को कॉल किया, बताइए। अच्छा, थोड़ा सा और आप समझिए। यहाँ पर जब हमने फन फंक्शन को कॉल किया तो क्या फन फंक्शन कोई वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं। तो हम लोग इस फन फंक्शन को इस तरह से डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, है ना। और ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न भी नहीं कर रहा है। लेकिन जब हमने fun2 फंक्शन को कॉल किया तो fun2 फंक्शन को कॉल करते समय हमें ये वैल्यू भी तो पास करनी पड़ेगी, और अगर हम लोग इन वैल्यू को पास नहीं करेंगे तो ये एरर दे देगा। क्या एरर देगा, कहेगा कि जो आपने आर्गूमेंट्स पास किए हैं वो आर्गूमेंट्स कम हैं, वो आर्गूमेंट्स कम हैं। और आर्गूमेंट्स अगर कम है तो वो एरर जनरेट कर देगा। मैं आपको एरर दिखाता हूँ। क्या कह रहा है, जो fun2 है, कह रहा है मेथड fun2 इन क्लास स्टूडेंट कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप। हाँ, कह रहा है कि अप्लाई नहीं कर सकते आप उसको, है ना। तो आपको ये वैल्यूज भी तो पास करनी पड़ेगी। तो fun2 फंक्शन को जब हम लोग कॉल करेंगे तो उसमें हम लोग 2 इंटीजर टाइप की वैल्यू, इसी तरह से कामा लगाते हुए, और एक डबल टाइप की वैल्यू को इस तरह से हम लोग पास कर देंगे, है ना। अभी क्योंकि हमने fun2 फंक्शन को कॉल करते समय जो रिक्वायर्ड आर्गूमेंट्स थे वो हमने पास कर दिए, इसलिए मैं दोबारा से अपने प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा तो यहाँ पर फिर से एरर आ गई fun2 के लिए। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर डबल टाइप की वैल्यू को पास करना चाहिए, हमने यहाँ पर गलती से कामा कर दिया है। तो यहाँ पर मुझे 4.5 डबल टाइप की वैल्यू को पास करना है, ठीक है। फिर से मैं प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ अपने, और अब देखो जो fun2 के लिए एरर आ रही थी वो fun2 के लिए एरर नहीं है, अभी fun4 के लिए एरर आ रही है ना। तो अब देखिए हम fun3 की बात करते हैं।
अब जो ये fun3 फंक्शन था, ये क्या करेगा, आर्गूमेंट्स तो नहीं ले रहा है, तो हम यहाँ से आर्गूमेंट पास तो नहीं करेंगे, लेकिन ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो क्या ये फंक्शन वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, तो हमने यहाँ से कोई वैल्यू रिटर्न की नहीं की है। तो जब ये फंक्शन वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, आपने उसका रिटर्न टाइप इंट लिखा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप यहाँ से वैल्यू को रिटर्न करो। तो वैल्यू को अगर आपको रिटर्न करना है तो आप हमेशा रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे, और इसके अंदर जो भी रिटर्न करना है वो वैल्यू आप यहाँ पर लिख दो। तो वैल्यू को रिटर्न करने के लिए आपने क्या किया कि रिटर्न कीवर्ड का यूज़ किया और उसके बाद 1 को रिटर्न कर दिया, तो यहाँ से 1 रिटर्न हो जाएगा। 1 जो आपने रिटर्न किया उसका टाइप क्या है, इंट है, और इसीलिए रिटर्न टाइप इंट यहाँ पर है। अब आप बताओ कि जो ये 1 रिटर्न हुआ ये कहाँ पर आएगा, ये इस जगह पर आएगा, fun3 इस हाईलाइटेड एरिया में आएगा, इस हाईलाइटेड एरिया में आएगा। तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर इंटीजर टाइप का एक रिजल्ट वेरिएबल बना करके स्टोर कर सकते हैं, यानी कि ये फंक्शन जो कुछ भी यहाँ से रिटर्न करेगा वो इस RES में चला जाएगा, यानी RES में क्या होगा, इस समय 1 हो जाएगा। समझ में बात आई। और इसी तरह जब आपने fun4 को कॉल किया तो fun4 एक वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है जो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू हो, तो आपको यहाँ से कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को पास करना पड़ेगा। तो हमने कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को पास कर दिया, और ये फंक्शन भी कुछ ना कुछ, ये फंक्शन भी वैल्यू को रिटर्न कर रहा है इंटीजर टाइप की। तो हम यहाँ से लिख देंगे क्या, रिटर्न, लेट से हम लोग 0 को रिटर्न कर देते हैं, तो ये 0 रिटर्न कर देगा। अगर आप मान लीजिए यहाँ से एक कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करना चाहते हो तो आप कैर लिखिए, और जो CH यहाँ पर आया है उसी CH को आप यहाँ से रिटर्न कर दीजिए, और ये रिटर्न होके कहाँ पर आएगा, यहाँ पर जहाँ से कॉल किया गया हाईलाइटेड एरिया पर। तो यहाँ से आप एक दूसरा CH1 वेरिएबल बना करके उसको इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो CH1 में क्या जाएगा, जो यहाँ से रिटर्न होगा, यहाँ से क्या रिटर्न हो रहा है, ये वाला CH, और इस वाले CH में क्या होगा, ये वाला A होगा, यानी कि CH1 में भी A आ जाएगा, है ना। तो क्या होता है जब आप आर्गूमेंट फंक्शन में पास करते हो तो करस्पॉन्डिंग आर्गूमेंट्स आपको पास करना है। ये 3 कहाँ पर जाएगा, इस x में जाएगा, ये 4 कहाँ पर जाएगा, इस y में जाएगा, ये 4.5 कहाँ पर जाएगा, ये d में जाएगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि फंक्शन को कॉल करो, आप क्या करो, फंक्शन को आप कॉल करो, आप सोचो कि पहले मैं 4.5 पास कर दूं, फिर मैं उसके बाद मैं 3 पास कर दूं, फिर 4 पास कर दूं। ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करेंगे तो वो एरर आ जाएगी। तो जिस मैनर में आपने यहाँ पर वेरिएबल्स को बनाए हैं उसी मैनर में वैल्यू को भी पास करेंगे। समझ में बात आई आपको। हाँ, तो इस तरह से हमने सब कुछ कर लिया। और अगर लास्ट में हम लोग चाहें तो जो ये रिजल्ट और CH1 की वैल्यू है इसको हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जो यहाँ से इसको आर्गूमेंट हटा देंगे, हम लोग RES को प्रिंट करेंगे, फिर थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, उसके बाद हम लोग CH1 को प्रिंट कर देंगे, है ना। और फिर से हम लोग अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। जब हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो अभी देखो कोई भी एरर नहीं है ना, कोई एरर नहीं है यहाँ पर। अब हम लोग रन कर देंगे, तो रन करने के देखिए fun1 fun2 और इसमें जो वैल्यू पास की थी वो प्रिंट है, क्योंकि ये वाली लाइन चल रही है। और उसके बाद यहाँ से fun3 प्रिंट होगा, फिर यहाँ से fun4 प्रिंट होगा, और CH की वैल्यू तो fun4 है और CH की वैल्यू A है। उसके बाद जो वैल्यू रिटर्न हुई थी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर A है, और जो हमने नीचे ये वाला प्रिंटफ लगाया है प्रिंटलन, इसकी वजह से 1 एंड A प्रिंट हो गया है। तो ये होता है फंक्शन का कॉन्सेप्ट, है ना, ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप चाहते तो आप एक दूसरी क्लास बनाते, उस क्लास के अंदर ये मेन फंक्शन बनाते, और मेन फंक्शन के अंदर ये स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते, और ये सारी चीज़ें आप वैसे भी कर सकते थे, है ना। मैं ये कह रहा हूँ आप इसके अंदर एक दूसरी क्लास बनाते, लेट से टेस्ट स्टूडेंट क्लास बनाते आप .java नाम से, और आप क्या करते, आप इस टेस्ट स्टूडेंट क्लास को ओपन करते। ओके, ओपन करने के बाद मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको क्लास बनाना पड़ता। इसका नाम क्या है, टेस्ट स्टूडेंट क्लास का नाम है ना। और आप क्या करते कि ये जो मेन फंक्शन वाली कोडिंग है आप इसको यहाँ से कट करो और इस क्लास में इतना ही रहने दो। ओके, और ये कोडिंग आप मेन फंक्शन में करो, है ना। आपने क्या किया कि इस क्लास के अंदर मेन फंक्शन बनाया, और मेन फंक्शन के अंदर आपने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ये,
और फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, है ना। अब आप कौन सी फाइल को रन करेंगे? क्या आप इस फाइल को रन करेंगे? नहीं, इसमें तो मेन फंक्शन ही नहीं है। आप इस फाइल को रन करेंगे क्योंकि आपने इस फाइल के अंदर स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है ना। तो अभी कौन सी फाइल को हम लोग रन करेंगे? टेस्ट स्टूडेंट। पहले कंपाइल करेंगे, तो हमने टेस्ट स्टूडेंट डॉट जावा को कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है। देखिए अब इसको हम रन कर देंगे और देखिए वही सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर प्रिंट हो गई हैं। तो इसका मतलब आप अपने प्रोजेक्ट में, प्रोग्राम में कई सारी फाइल्स बना सकते हैं और जिस फाइल के अंदर आपने मेन फंक्शन बनाया है उसी फाइल को आप रन करेंगे। वही तो आपकी मेन फाइल होगी ना, जिसके अंदर आपने मेन फंक्शन बनाया होगा, क्योंकि मेन फंक्शन को जेवीएम कॉल करेगा, है ना। और उसके बाद जो अदर फंक्शन होंगे उनको आप खुद कॉल करोगे, है ना। तो ये जो यहाँ पर हमने लिखा है ये कहलाता है फंक्शन कॉल। क्या कहलाता है? फंक्शन कॉल कहते हैं इसे हम बोलते हैं फंक्शन कॉल। और जो यहाँ पर हमने कई सारे फंक्शन बनाए हैं ना, इनको हम बोलते हैं क्या? फंक्शन की डेफिनेशन। TION, फंक्शन डेफिनेशन इनको बोला जाता है। फंक्शन को डिफाइन करना फंक्शन डेफिनेशन है। ये सारे फंक्शन डेफिनेशन है। और ये क्या है? फंक्शन कॉल है। इस तरह से हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं। तो जब फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, अगर फंक्शन आर्गूमेंट्स को लेते हैं तो आप उनमें उतने आर्गूमेंट्स पास भी करेंगे। अगर फंक्शन वैल्यू को रिटर्न कर रहा है तो ये आपकी मर्जी, आप उस वैल्यू को स्टोर करें या ना करें, है ना। आप स्टोर नहीं करना चाहते तो आप ऐसे रहने दीजिए। जो ये fun4 फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा वो वैल्यू यहाँ पर रिटर्न होकर आ जाएगी। आपने उसको स्टोर नहीं किया, कोई बात नहीं। तो यहाँ से ch1 की वैल्यू आप प्रिंट ना करें, ऐसे आप कर लें जैसा आपका मन हो। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि फंक्शन हम लोग किस तरह से बनाते हैं। और बताइए, देखिए इन फंक्शन को हम दूसरी क्लास के अंदर यहाँ पर कॉल कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक हैं, क्योंकि ये पब्लिक हैं। अब चलिए अगर मैं इसको प्राइवेट बना देता हूँ, PRIVAT, ये प्राइवेट हमने बना दिया, तो क्या मैं fun1 को कॉल कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो इस लाइन में आने वाली है क्या? एरर। मैं इसको कंपाइल करता हूँ। देखिए मैंने टेस्ट स्टूडेंट को कंपाइल किया और देखिए जैसे हमने कंपाइल कर दिया ये एरर दे रहा है, कह रहा है प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, कह रहा है आप एक्सेस नहीं कर सकते। क्या अगर मैं इसको प्राइवेट की जगह पर प्रोटेक्टेड बना दूं, PRO प्रोटेक्टेड बना दूं, तो क्या मैं एक्सेस कर सकता हूं? मैं प्रोटेक्टेड चीज़ों को एक्सेस कर सकता हूं अगर ये दोनों क्लासें सेम पैकेज में बनी है। तो अभी तो हमने कोई पैकेज यूज ही नहीं किया है। पैकेज का कॉन्सेप्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसका मतलब हम उसे यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। देखिए कोई रन नहीं है, अगर मैं रन करूँ तो हमारा रन हो जाएगा। जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं, अगर मैं इस वाले का हटा दूँ यहाँ से तो ये डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में आ जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट चीज़ों को भी हम लोग सेम पैकेज के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी कोई पैकेज नहीं है तो वो सब माना जाए तो हम एक्सेस कर सकते हैं। कोई रन नहीं तो हमने प्रोग्राम को रन कर दिया। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड लिखने से क्या डिफरेंस होता है ना। हाँ, ये आपको समझ में आया होगा। तो आप एक क्लास के अंदर वेरिएबल्स भी बना सकते हैं, फंक्शन भी बना सकते हैं, और ऐसा ही हम हमेशा करते हैं। अब आई होप कि आपको क्लास का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फंक्शन क्या है। अगले वीडियो में हम एक फुल फ्लेश्ड एग्जांपल करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू।